AC थ्रू इंडक्टर, इसमें हम अल्टरनेटिंग सोर्स को एक इंडक्टर के साथ कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले ये देखें कि इंडक्टर क्या चीज़ है। इंडक्टर एक सोलिनॉइड है या कॉइल है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और थिक वायर से बनी होती है। इन दोनों का मकसद क्या है? लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स का मकसद है ज़्यादा बैक ईएमएफ पैदा करना फैराडेज लॉ से, और थिक वायर का मतलब है कि इस वायर की रेजिस्टेंस ना हो, रेजिस्टेंस कम से कम हो। यानी प्योर जो इंडक्टर होता है उसकी वायर की वजह से करंट की जो रुकावट है वो ना होने के बराबर होती है। इसमें जो करंट को अपोजिशन मिलती है वो सिर्फ़ और सिर्फ बैक ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से होती है। यानी जो फ्लक्स इसमें चेंज होता है उससे जो ईएमएफ पैदा होते हैं उसकी वजह से इसको मिलती है। तो इसकी डेफिनेशन भी शॉर्ट में आती है, ये भी आपने करनी है, ये लिखी हुई है नोट्सों में। अब इस टॉपिक में भी हम देखेंगे कि वोल्टेज और करंट ये कैसे चेंज होते हैं, इनका आपस में क्या रिलेशन है। तो हम इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हैं इसकी इक्वेशन है -L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो इसको याद रखें कि किसी भी कॉइल में जब अल्टरनेटिंग करंट या करंट चेंज होता है तो उसमें अपने वोल्ट्स पैदा हो जाते हैं। इन वोल्ट्स को इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। ये करंट चेंज होने या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से पैदा होते हैं और ये अप्लाइड वोल्ट्स के अपोजिट होते हैं, यानी जो वोल्टेज आपने अप्लाई की हैं उसके अपोजिट होते हैं। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा L डेल्टा I ओवर डेल्टा T। तो अब हम दोबारा ग्राफ्स वगैरह प्लॉट करेंगे, लेकिन इस दफ़ा हम बाकी दोनों जो पीछे हमने पढ़े हैं उसमें और इसमें ये फ़र्क होगा कि इसमें हम पहला ग्राफ करंट का प्लॉट करेंगे। करंट यहाँ अल्टरनेटिंग करंट है, इसकी इक्वेशन है I0 sin ओमेगा t, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा y एक्सिस की तरफ करंट और x एक्सिस की तरफ टाइम। अच्छा, अब हम इससे वोल्टेज निकालेंगे क्योंकि जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें वोल्टेज करंट से फाइंड हो रहे हैं। तो हम जो वोल्टेज है यहाँ पे वो करंट से फाइंड करेंगे और देखेंगे कि करंट के हिसाब से वोल्टेज कैसे कैसे चेंज हो रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्लोप देखेंगे। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि स्लोप इक्वल होता है चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। तो अगर हम करंट वाले ग्राफ का स्लोप निकालें तो इसका स्लोप y साइड पर करंट है और x साइड पर टाइम है, तो ये हो जाएगा डेल्टा I ओवर डेल्टा T। तो अगर हम स्लोप, ये जो क्वांटिटी है, अगर इससे L मल्टीप्लाई कर दें तो ये वोल्टेज आ जाएंगे, यानी ये क्वांटिटी वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना स्लोप ज़्यादा होगा उतने वोल्ट्स भी ज़्यादा होंगे, जब स्लोप ज़ीरो होगा तो वोल्ट्स भी ज़ीरो होंगे। तो हम करंट के ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो उसके हिसाब से वोल्टेज के पॉइंट्स लगाएंगे। तो मैं ग्राफ नीचे बना रहा हूँ, बुक में उन्होंने ये ग्राफ इसके ऊपर ही बना दिया है, तो मैं समझाने के लिए इसको नीचे बना रहा हूँ। आप इसको, इन दोनों ग्राफ्स को इकट्ठा भी बना सकते हैं। वाई एक्सिस पर वोल्टेज और एक्स एक्सिस पर टाइम। तो पहले स्लोप चेक करें स्टार्ट में। यहाँ इस पॉइंट पर ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर जा रहा है इस तरफ, तो इसका स्लोप मैक्सिमम है, तो इसका मतलब वोल्ट्स भी मैक्सिमम होंगे। उसके बाद आगे जाके इसका स्लोप कम हो जाता है। स्लोप का मतलब एंगल, पिछले लेक्चर में हमने डिटेल से पढ़ा है।
तो यहाँ पर टॉप पर लाइन हॉरिजेंटल हो जाती है और इसका स्लोप इस टॉप पर ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि लाइन बिल्कुल हॉरिजेंटल हो गई है। तो जब स्लोप ज़ीरो होगा तो हम कहेंगे कि वोल्ट्स भी ज़ीरो हो गए हैं। ठीक है, अब हम इसके बाद स्लोप दोबारा नेगेटिव होना शुरू हो गया है, नीचे लाइन जा रही है, तो इसका मतलब वोल्ट्स भी नेगेटिव होंगे। और इस पॉइंट पर लाइन बिल्कुल डायरेक्ट नीचे जा रही है, इसका एंगल बिल्कुल नीचे की तरफ हो गया है, तो इसका मतलब इसका स्लोप मैक्सिमम नेगेटिव है, तो वोल्ट्स भी मैक्सिमम नेगेटिव होंगे, तो पॉइंट नीचे आ जाएगा। तो अगर हम इनको आपस में मिला दें ऐसे, तो ये ऐसे बन जाएगा यहाँ पे। इसके बाद लाइन का एंगल देखें, ठीक है, लाइन इस तरफ हो गई है, स्लोप दोबारा हॉरिजेंटल होना शुरू हो गई है लाइन, यहाँ पे दोबारा लाइन हॉरिजेंटल हो गई है, तो स्लोप यहाँ दोबारा ज़ीरो हो जाएगा। जब स्लोप ज़ीरो होगा तो वोल्ट्स भी ज़ीरो होंगे, तो ग्राफ दोबारा ऊपर आ जाएगा। इस पॉइंट के बाद आप देखिए लाइन ऊपर जाना शुरू हो गई है, तो ऊपर जाने का मतलब है स्लोप पॉजिटिव, तो हम वोल्ट्स भी पॉजिटिव में लिखेंगे, यानी ऊपर की तरफ। तो इस तरह हम वोल्ट्स की लाइन ड्रा कर सकते हैं करंट से। ठीक है, तो इंडक्टर में हम पहले करंट ड्रा करेंगे, उसके बाद वोल्ट्स ड्रा। अगर पहले आपने वोल्टेज की लाइन ड्रा कर दी तो फिर उसके बाद आप करंट ड्रा नहीं कर सकेंगे। तो अब यहाँ पे अगर हम इनके फेज़ वेक्टर बनाएं तो करंट का फेज़ वेक्टर ज़ीरो से शुरू हो रहा है, उसकी डायरेक्शन इस तरफ रखेंगे, और वोल्ट्स का जो फेज़ वेक्टर है वो 90 डिग्री से शुरू हो रहा है, तो उसकी डायरेक्शन 90 की तरफ रखेंगे, यानी इस तरफ। तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुए तो इसमें आप देखेंगे कि जो वोल्टेज हैं वो करंट से 90 डिग्री आगे हैं या इसको लीड कर रहे हैं। तो इसमें हमने ये रिज़ल्ट निकाला कि जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज हैं वो लीड करते हैं करंट को बाय 90 डिग्री। कैपेसिटर में इसका उलट था, कैपेसिटर में करंट लीड कर रहा था और इंडक्टर में वोल्टेज लीड कर रहे हैं, यानी हर पॉइंट पर करंट का एंगल ज़ीरो है तो वोल्टेज का 90, जब करंट का 90 हो जाता है तो वोल्टेज का हो जाता है 180, यानी इसी तरह आगे चलते जाएंगे 180 और 270, तो हर पॉइंट पर वोल्टेज का एंगल करंट से 90 डिग्री ज़्यादा है। आप ये भी कह सकते हैं कि करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रह जाते हैं। तो ये इसका रिज़ल्ट है यहाँ तक। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है एक और इसके अंदर, वो है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं कि इंडक्टर अल्टरनेटिंग करंट को कितना ब्लॉक कर रहा है या अपोज कर रहा है। अ पोजीशन ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड इट्स इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसको हम रेजिस्टेंस नहीं कहते क्योंकि रेजिस्टेंस वायर में एटॉमिक कोलिजन्स की वजह से होती है। ये जो रिएक्टेंस या रुकावट है या पोजीशन है, ये इसमें बैक ईएमएफ की वजह से या इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से हो रही है। इसमें भी वही मेथड यूज़ करेंगे कि वोल्टेज को करंट पर डिवाइड करेंगे, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अल्टरनेटिंग करंट पे, लेकिन उनकी आरएमएस वैल्यूज़ को डिवाइड करेंगे। ठीक, और इसकी दूसरी इक्वेशन है जो हम अगली क्लास में ड्राइव करेंगे। यहाँ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल। इस इक्वेशन का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा रुकावट होगी। तो इंडक्टर जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली सोर्स आप यूज़ करेंगे उसमें उतना ज़्यादा करंट चेंज होगा, उतना ज़्यादा बैक ईएमएफ पैदा होंगे, उतना ज़्यादा अपोज करेगा ये। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस या एक्सएल फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आती है
और इसकी जो फार्मूला है और इसका फ्रीक्वेंसी के साथ जो रिलेशन है ये MCQs में आता है कि फ्रीक्वेंसी डबल करने से, ट्रिपल करने से इंडक्टिव रिएक्टेंस पर क्या असर पड़ता है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर क्या असर पड़ता है। तो दोनों जो हैं आपने पढ़ लिए हैं, इनको आपने माइंड में रखना है।